नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो फूटना ही होता है और नेशनल हेराल्ड में जो उस समय बताया गया था कि करीब 5,000 करोड़ का घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, उसका घड़ा फूट चुका है। आपको याद होगा 2022 जून और जुलाई में राहुल गांधी से ईडी ने 5 दौर की पूछताछ की थी, इंट्रोगेट किया था। और सोनिया गांधी से जुलाई में 3 दौर का इंट्रोगेशन किया था। और तब क्या हल्ला काटा गया था दिल्ली की सड़कों पर। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कई राज्यों की इकाइयों के इनके प्रमुख और सेंट्रल लीडरशिप सब सड़कों पर थे, हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ। और ये आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक कारणों से कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, हाई कमांड है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको परेशान किया जा रहा है। और ये कांग्रेस वाले छाती पीटते भी क्यों नहीं। कभी भी इस परिवार के ऊपर किसी सरकार ने, जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उन्होंने उंगली नहीं उठाई, कभी कोई सवाल नहीं उठाया। इनको राजे महाराजाओं जैसा रुतबा हासिल था इस देश में। और उस परिवार के दो दो लोगों को अगर ईडी समन जारी करे, तलब करे, उनसे इंट्रोगेशन करे। राहुल गांधी से तो करीब 5 दिन में 50 घंटे की पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 से अधिक घंटे की पूछताछ हुई थी। दोनों से ही 100 सवाल किए गए थे नेशनल हेराल्ड घोटाले में। ये नेशनल हेराल्ड घोटाला क्या है, इस पर भी आएंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है शनिवार को, वो ये है कि ईडी ने नोटिस इशू कर दिया है। 3 जगह जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, दिल्ली में, मुंबई में और लखनऊ में, इन तीनों पर प्रॉपर्टीज जो वहां पर हैं, उन पर नोटिस चिपकाए गए हैं। और ये कहा गया है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज को तुरंत खाली करें। दिल्ली में तो ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, मुंबई में बांद्रा जैसी लोकेशन पर है और लखनऊ में भी प्राइम लोकेशन पर ही ये संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की। और कुल मिलाकर के 661 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है, जिसे जांच के समय कुर्क किया गया था, यानी नक्की कर लिया गया था। और अब इसको जब्त करने की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुरू हो गई है। यह अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। जो ईडी कार्रवाई कर रही है, वो कर रही है पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों का जो नियम है 5(1), उसके अनुसार उसने नोटिस इशू किए हैं दिल्ली में भी जो रजिस्ट्रार हैं उसको, बांद्रा में जो रजिस्ट्रार है उसको, और लखनऊ में जो रजिस्ट्रार है उसको। और ये कहा है कि ये जो 661 करोड़ की संपत्ति है, इसको कब्जे में लेना है, इसलिए इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। और इनके परिसर, अगर उनमें कुछ हो रहा है तो उनको तुरंत खाली कराया जाए। एजेएल के 90 करोड़ 20 लाख रुपए के शेयर नवंबर 2023 में ही
ईडी जब्त कर चुकी है। और इसके अलावा जो मैंने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली में है, करीब 2000 करोड़ की अकेले ये बिल्डिंग है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार ने एक तरीके से कब्जा करने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा था। और वो षड्यंत्र क्या है उस पर भी आएंगे। एक तो ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर जो 5A बिल्डिंग है, इस पर नोटिस चस्पा किया गया है। मुंबई का जो बांद्रा ईस्ट है वहां पर, और लखनऊ का जो विश्वेश्वर नाथ रोड है वहां पर भी एजेएल की एक बिल्डिंग है, उस पर ये नोटिस चिपकाए गए हैं। जो बांद्रा में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है, उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का कारोबार है, उसको भी नोटिस इशू कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि वो हर महीने जो किराया है या जो लीज है, उसकी जो धनराशि है वो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के नाम ट्रांसफर करेंगे, ना कि अब जो यंग इंडियन है, जो एजेएल की ये हजारों करोड़ की संपत्ति निगलने के लिए 2010 में बनाया गया था, यंग इंडियन, उसको नहीं, अब प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को ये सब। ये है क्या पूरा मामला? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी, अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे, उनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार भी थे, बहुत सारे लोग थे, करीब करीब 1000 के आसपास बताते हैं कि इसके शेयर होल्डर थे। और जब ये नई कंपनी बनाई गई 2010 में, उन शेयर होल्डर्स के परिवारों से सहमति तक लेने की जहमत नहीं उठाई गई और उनको अंधेरे में रख करके उनके शेयरों को भी हड़पने की कोशिश की गई। 2008 और 10, ये वर्ष याद रखिएगा, 2008 और 10, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के। 2009 में दोबारा चुने गई थी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार। 2008 तक वो सरकार काम कर रही थी जो 2004 में बनी थी। तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जो गुल खिले थे, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर के 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, आदर्श घोटाला, बहुत सारे घोटाले। उस समय तो हर तीसरे दूसरे महीने बड़े घोटाले, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 1,00,000 इतने हजार करोड़ का घोटाला, इस तरह की खबरें आती थी। उसी में बहती हुई नदी में डुबकी लगाई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार ने। अकेले इनके पास ही नेशनल हेराल्ड के 76% शेयर थे। नेशनल हेराल्ड के मतलब जो यंग इंडियन नई कंपनी बनाई थी, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की संपत्ति को हड़पने के लिए, उसमें 76% शेयर माँ बेटा के पास थे। और बाकी के जो 24% बचे थे वो मोतीलाल वोरा, जो उस समय कोषाध्यक्ष थे, और ऑस्कर फर्नांडीज, उनके नाम थे। वैसे जो वो पूरा एक ग्रुप था, उसमें सुमन दुबे भी थे, जो कभी इंदिरा गांधी के और इनके राजीव गांधी के परिवार के बहुत ही नजदीकी रहे हैं, और सैम पेट्रोडा, जो इनकी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यूएस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो 2008 से 2010 के बीच में कुछ ऐसा हुआ, ये बताया गया कि साहब एजेएल जो नेशनल हेराल्ड को चलाती है, वो कंपनी आर्थिक संकट में है, अखबार को बंद कर दिया गया।
कांग्रेस पार्टी ने उसे उबारने के लिए कुछ कर्ज दिया। 2010 में अचानक एक यंग इंडियन कंपनी बनाई जाती है और एजेएल का कर्ज अपने सिर पर ले लिया उसने। और कर्ज कौन सा? जो कांग्रेस पार्टी ने ही उसको दिया था। यानी नेशनल हेराल्ड की जो एजेएल कंपनी थी उसमें भी सोनिया गांधी, यंग इंडियन जो कंपनी बनाई गई उसमें भी सोनिया गांधी, और कांग्रेस की अध्यक्ष भी सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को कर्ज दिया और सोनिया गांधी का वो कर्ज सोनिया गांधी ने अपने सिर पर ले लिया। और इसके बाद जो कांड हुआ, एक्चुअल में वो सुब्रमण्यम स्वामी ने पकड़ लिया। 2010 में ये यंग इंडियन कंपनी बनाई, एजेएल का कर्ज अपने सिर पर लेकर के उसकी मालिक बन गई। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत की। 2014 में यानी 2 साल बाद कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों को समन जारी किए कि साहब एजेएल के साथ जो आपने फ्रॉड किया है 2010 में नई यंग इंडियन कंपनी बना करके, जरा इस पर आकर के जवाब दीजिए। 2015 तक ये भागते रहे। कभी उसी अदालत में जो है इनके वकीलों की फौज खड़ी हो जाती थी, चुनौती देती थी, बहस करती थी। फिर उससे ऊपर वाली अदालत में चले गए, पटियाला हाउस कोर्ट में, फिर उससे ऊपर वाली अदालत में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और हर जगह इनको निराशा हाथ लगी। इनको कहा गया था कि आप सरेंडर करिए। 2015 से लेकर के 2015 दिसंबर में इन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत ले ली थी इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। और 2015 से लेकर के 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में भी चलती रही, सुप्रीम कोर्ट में भी चलती रही। कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। 2022 में जाकर के जून में राहुल गांधी को समन जारी करके ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 5 दौर की उनसे पूछताछ हुई। और जुलाई में इनकी मम्मी को, सोनिया गांधी को बुलाया गया, उनसे 3 दौर की पूछताछ हुई, जिसका मैंने जिक्र किया कि छाती पीट रहे थे कांग्रेसी के ये क्या हुआ। एक ऐसा परिवार जिसकी तरफ इस देश की किसी एजेंसी की आंख उठा करके देखने की हिम्मत, जरूरत नहीं पड़ती थी, उन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुला करके ईडी इंट्रोगेट कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं, इसलिए जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई एसआईटी के द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी, 9 घंटे उनको इंट्रोगेट किया गया था। और जो अमित शाह को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में, कि उसका बदला लिया जा रहा है अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। तमाम तरह की, यहाँ तो एक इकोसिस्टम भी काम करता है जो कांग्रेसी और वामपंथियों की चमचागिरी में ही लगा रहता है। उनको कुछ संजय राउत के खिलाफ हो जाए, नवाब मलिक के खिलाफ हो जाए, अनिल देशमुख के खिलाफ कुछ हो जाए, इधर पश्चिम बंगाल में पार्था चटर्जी, उनकी महिला मित्र के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, या दूसरे राज्यों में कोई कार्रवाई हो जाए, तो राजनीतिक बदले की भावना से ही उसको लगता है, भले ही कैश बरामद हुआ हो 50-50, 54-54 करोड़। और एक वो सुधीर साहू जो इनके राज्यसभा के मेंबर आपके झारखंड के कांग्रेस के, उनके यहाँ से तो 350 करोड़ कैश बरामद हुआ था। तो उसको भी ये राजनीतिक बदले की भावना से करने वाली कार्रवाई बताते हैं। तो 2023-24 में
ईडी ने संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। नेशनल हेराल्ड से संबंधित जो संपत्ति थी और जो ये यंग इंडियन बना करके ये गड़बड़ घोटाला किया था इन्होंने, केवल 50 लाख रुपए में एजेएल को खरीद लिया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, यंग इंडियन ने, जिसके 74 या 76% शेयर इनके पास थे। 76%, उसको केवल 50 लाख में, और जिसकी हजारों करोड़ की संपत्ति है उसको केवल 50 लाख में खरीद लिया। और इसी को चैलेंज किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। और अब अप्रैल में वो समय आ गया जब नेशनल हेराल्ड का ये जो पाप किया गया था, इसका पाप का घड़ा पूरी तरीके से फूट गया है। और अब जो जब्ती की कार्रवाई है उसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हो गई। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2015 से जमानत पर हैं, मोदी सरकार इनको छूट कैसे दे रही है, मोदी सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये जनसभाएं करते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, चुनावी सभाओं में भी मोदी सरकार पर अटैक करते हैं, बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक बातें करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारी रक्षा नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, राजनीतिक जो घटनाक्रम होते हैं उन पर भी मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। पार्लियामेंट नहीं चलने देते, पार्लियामेंट परिसर में, संसद के बाहर भी धरने प्रदर्शन और तमाम जो सीन क्रिएट करते हैं। इसके बावजूद इनको मोदी सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, 1977 में जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरीके से हार गई, तो उस समय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और मोरारजी भाई ने भी और कुछ दूसरे लोगों ने भी समझाया, लेकिन चरण सिंह नहीं माने और उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा लिया। इंदिरा गांधी चतुर सुजान थी, उनको पता था कि किस तरह के फोटो कल अखबारों में छपेंगे। उन्होंने गिरफ्तार करने वाली एजेंसी से कहा कि मुझे आप हथकड़ी लगाइए और हथकड़ी लगा करके ही कोर्ट में पेश करिए। तो इंदिरा गांधी के कहने पर उनको हथकड़ी लगा दी गई और वो जो फोटो अखबारों में छपे देश भर में, इंदिरा गांधी की बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भी फिर जब 80 में भी बनी, 84 तक, जब तक उनकी हत्या नहीं होगी, तो कुल मिलाकर के उनका 16 साल का कार्यकाल था वो। तो 12 साल तो वो तब तक प्रधानमंत्री रह चुकी थी। तो बड़ा देश भर में हल्ला हो गया और 2.5 साल के भीतर ही वो दोबारा 300 से ज्यादा सीटें जीत करके देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। तो कम से कम नरेंद्र मोदी को इस बात की तो समझ है कि आज की तारीख में तो किसी तरह की कोई सहानुभूति इस परिवार को, देश के लोगों की नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इनको गिरफ्तार करा लिया गया, इनकी जो जमानत मिली हुई है उसको रद्द करा दिया गया, तो इनको सहानुभूति बटोरने में, लेने में, और जो ये पूरा इकोसिस्टम है, जो लुटियन मीडिया है और देश विदेश का जो मीडिया है और जो वामपंथी पूरा गिरोह है, ये पूरे देश में और दुनिया में ऐसा माहौल बना देंगे कि जैसे भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, विपक्ष का दमन हो गया है, विपक्ष के प्रमुख नेताओं को, प्रमुख पार्टी के नेताओं को तो गिरफ्तार किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ तैयार कर दिया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी अदालती आदेशों का, ईडी
और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों का ही इंतजार कर रहे थे और करेंगे। वो जब कोर्ट के आदेश होंगे, जब चार्जशीट पेश कर दी जाएगी, अगर वहां से कोई आदेश हुआ तो गिरफ्तारी करेंगी, वो एजेंसी करेंगी, वो नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करेंगे। इसके बावजूद निशाने पर फिर भी नरेंद्र मोदी ही रहने हैं, उनकी सरकार ही रहनी है, भले ही कोर्ट के भी आदेश से ये गिरफ्तार हो। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत इनकी अब शुरू हुई है। शुरू तो पहले से हो गई थी, लेकिन अब दूसरी तरीके की मुसीबत शुरू हो गई है। और अभी तक तो ये संपत्ति का मामला है, गड़बड़ घोटाले का मामला है, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जब चीजें सामने आनी शुरू होंगी और सिरे चढ़ना शुरू होंगी, तब बहुत संभव है कि इनकी गिरफ्तारी की नौबत भी आ जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।